एकेडमी। तो आइए आज एडिटोरिया पब्लिकेशन का बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखते हैं। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है और उसका जो है प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप सब वहां जाकर के इसे देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सेट नंबर 5 है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये किसके समय में हुआ था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और ये बताइए जो वारन जो हेस्टिंग है इसके समय में कौन सा युद्ध हुआ था, इसके समय जो सेकेंड जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और लॉर्ड जो वेलेजली है इसके समय में यानी फोर्थ जो है यानी चतुर्थ जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश संसद के लिए जो है चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो दादा भाई नेहरू जो है प्रथम भारतीय थे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नेहरू लिबरल पार्टी से ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे और उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक था जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो है दादा भाई नेहरू जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए कि नील विद्रोह कब हुआ था और संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह और सिपाही विद्रोह, इन सभी का जो है कालानुक्रम बताना है। कौन सबसे पहले हुआ था और कौन बाद में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ये नील विद्रोह जो है ये स्टार्ट कब हुआ था, ये हो जाएगा 1859 जो है 60 में जो है ये नील विद्रोह स्टार्ट हुआ था। और संथाल विद्रोह जो है ये कहेगा तो कब हो जाएगा, ये स्टार्ट हुआ था 1855-56 में। 1855 और 56 में हो जाएगा संथाल विद्रोह हो जाएगा। और दक्कन जो दंगा हुआ था ये हो जाएगा 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा हुआ था। और सिपाही जो विद्रोह है ये हुआ था 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। 57-58 में ये हो जाएगा सिपाही विद्रोह। तो सबसे पहले कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस जो संथाल विद्रोह है ये सबसे पहले 55-56 में हुआ और उसके बाद सिपाही विद्रोह 57-58 में। और जो नील विद्रोह है ये 59-60 हो जाएगा। और दक्कन विद्रोह जो 1875 ईस्वी में सबसे लास्ट ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था। जो मंगल पांडे है इसने जो है विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पे किया था, तो ये हो जाएगा जो बैरकपुर है वहीं से जो है इसने यानी विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ध्यान रखिएगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से की। और वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे ह्यूरसन तथा लेफ्टिनेंट बाग, इन दोनों को जो है यानी गोली मारा था। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो बिहार बंगाल जो काश्तकारी अधिनियम है ये कब पारित हुआ था, तो ये हो जाएगा 1885 ईस्वी को इसे पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। तो राष्ट्रीय जो है आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था तो किस अधिवेशन में हो जाएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो एक कराची अधिवेशन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आर्थिक यानी कार्यक्रम को अपनाया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कराची अधिवेशन का अध्यक्षता जो है कौन किया था 1931 में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1923 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था। तो लाइसेंसिंग जो रेगुलेशन एक्ट है ये पेश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जो है जॉन एडम्स के द्वारा जो है पेश किया गया था और ये आया था 1823 में। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो नील दर्पण का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है तो ये हो जाएगा मधुसूदन जो दत्त है इसके द्वारा यानी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। और ध्यान रखिएगा नील दर्पण का रचनाकार कहेगा तो ये हो जाएगा दीनबंधु जो मित्र है इसके द्वारा 1858-59 में इसका जो है रचना किया था, इन्हें लिखा था। अगला क्वेश्चन है समाचार दर्पण हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे। तो हिंदुस्तान जो टाइम्स है इसका संपादक कहेगा तो कौन हो जाएगा, यानी उस समय जो है KM पानिकर
जो के.एम. पानिकर थे, ये हिंदुस्तान टाइम के संपादक थे। और ध्यान रखिएगा, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुछ और महत्वपूर्ण जो है समाचार पत्र थे, जैसे वंदे भारत यानी वंदे मातरम। तो वंदे मातरम का कहेगा संपादक तो अरविंद घोष था। और बम्बई क्रॉनिकल कहेगा इसका हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। और कॉमरेड का संपादक हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। और अल हिलाल का हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। और जो है यानी इंडिपेंडेंट का कहेगा तो मोतीलाल नेहरू जो है इसका संपादक थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है कि पुस्तकें जो है यानी राज योग, कर्म योग और ज्ञान योग और जो है भक्ति योग जो है यानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक लिखा गया है तो ये हो जाए किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है। और ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ है। और इसका बचपन का नाम जो था नरेंद्र दत्त इसके बचपन का नाम था। और इसका जो है यानी विवेका की जो मतलब स्वामी विवेकानंद की जो उपाधि दिया गया इसे, यानी खेतरी के जो महाराजा थे उसी के द्वारा इसे उपाधि दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था। तो ठगी प्रथा का जो दमन हुआ है ये हो जाएगा कर्नल जो है कर्नल सलीमैन के द्वारा किया गया है। और ध्यान रखिएगा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन और ठगी प्रथा का दमन जो है यानी इसी के समय में किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो माना जाता है ये हो जाएगा यानी लॉर्ड रिपन को जो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है। तो प्रतिगामी उपाय जो है किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को बताया है, तो ये हो जाएगा इन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसे बताया गया। और अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था उसमें जो है भारत का वायसराय कौन था उस समय, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड जो है वेलिंगटन जो है इसका यानी वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, किसने कहा था। तो यानी हम जो है ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, ये जो है यानी किसके द्वारा कहा गया है, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव जो है राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा गाया गया था। तो रघुराम राजन जो है यानी रघुराम राघव राजा राम जो गीत गाया गया दंडी मार्च के दौरान ये हो जाएगा दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा। दिगंबर विष्णु जो है पलुस्कर के द्वारा जो है ये गीत गाया गया है। और ध्यान रखिएगा यानी 6 अप्रैल की सुबह गांधी जी और उनके अनुयायियों ने समुद्र किनारे से नमक यानी जो है एक मुट्ठी नमक लेकर को जो है यानी इसका जो है शुभारंभ किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है गांधी जी की अनुपस्थिति में किसके द्वारा किया गया है, तो ये हो जाएगा अरोना जो है आसिफ अली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर एक नई जो है प्रणाली या जो है सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की। तो ये जो शुरुआत किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया। और टीपू सुल्तान जो है हैदर अली के बेटे थे। अगला क्वेश्चन बताना है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, कि एक वर्ष में जो है हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे। ये जो लक्ष्य रखा था ये हो जाए किसके समय में, तो असहयोग आंदोलन के समय में यानी ऐसा जो है किया गया था। और आगे बताना है कि क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी। क्लीमेंट ने घोषणा किया था, तो बताइए कब हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 जून 1948 ईस्वी तक यानी समाप्ति की घोषणा थी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 20 फरवरी 1947 को तत्कालीन ब्रिटेन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश जो है 30 जून 1948 तक भारत जो है छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत जो है आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था, तो मार्च जो है 1946 को ये भारत आया था, यानी 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुंचा था।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है। तो बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है ऑप्शन में दिया हुआ क्या क्या सही था। कि पहला ऑप्शन है उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था, तो बिल्कुल सही है, उस पर जो है व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था। और दूसरा ऑप्शन है नगर निगम जो है लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला ऑप्शन तीसरा है कि वे जो है बोस्टोफेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग करते थे, तो ये भी जो है सही हो जाएगा। यानी ये जो है उपयुक्त में से सभी जो है सही है। और ध्यान रखिएगा ये बोस्टोफेडोनिक जो शैली है ये एक प्रकार का, यानी जैसे लिखा जाता था दाएं से बाईं ओर, और दूसरी पहली पंक्ति अगर दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति जो है यानी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी, तो इसी शैली को जो है बोस्टोफेडोनिक जो है शैली कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी यानी भाव चित्रात्मक जो है वहाँ की लिपि थी, और उसे जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है रामायण जो है महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित की गई थी। तो रामायण है, महाभारत है और मनुस्मृति जो है ये जो है किस अवधि के दौरान जो है संकलित की गई थी, तो ये हो जाएगा शुंग जो काल है उसी के समय में किया गया है। और ध्यान रखिएगा शुंग काल के शासक जो है शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे, इसीलिए जो है रामायण महाभारत का जो है यहाँ पे अंतिम रूप दिया गया था। और हिंदू कानून पर जो है प्रसिद्ध जो पुस्तक है ये मनुस्मृति, ये भी इसी काल में हो जाएगा, शुंग काल में। अगला क्वेश्चन है मथुरा और गंधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है मथुरा कला के बारे में और गंधार कला के बारे में कौन सा जो कथन इनमें सही हो जाएगा। यानी पहला है कि कनिष्क काल में इन दोनों जो है कलाओं का विकास हुआ, तो बिल्कुल जो है ये सही हो जाएगा, कनिष्क के समय में ही मथुरा कला और गंधार कला का विकास हुआ है। और ध्यान रखिएगा जो मथुरा कला है ये हिंदू धर्म, जैन धर्म और जो है बौद्ध धर्म, ये तीनों के लिए जो है यानी तीनों धर्म इससे प्रभावित है, और बौद्ध धर्म में केवल जो है गंधार कला प्रभावित है। ये गंधार कला जो है केवल जो है बौद्ध में हो जाएगा, और मथुरा कला जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख, जो ऐहोल अभिलेख है इसका संबंध जो है यानी किस शासक से है। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो ऐहोल है इसको जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। लोकायत कहेगा तो जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा चारवाक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी। तो बताना है किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक जो संख्या में नहरें बनवाई थी, तो ये हो जाएगा FST यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। और ध्यान रखिएगा कि यानी कहेगा सबसे पहले नहर का निर्माण जो है किसके समय में किया गया था, तो सबसे पहले कहेगा तो गयासुद्दीन तुगलक ने संभवतः जो है नहर बनाने का जो है परंपरा स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के संदर्भ में यानी बाघ भट्ट द्वारा लिखी गई अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है। जो अष्टांग संग्रह है इसका संबंध बताना है किससे हो जाएगा, इसका संबंध जो है चिकित्सा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली यानी दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता है। तो चिराग ए दिल्ली यानी दिल्ली का चिराग के नाम से किसे जाना जाता है, तो हो जाएगा शेख नसरुद्दीन महमूद को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की। तो इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत किया गया है दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा किया गया है, तो हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। आगे है पोमोलॉजी जो है यानी किसका अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी में किया जाता है। और याद रखिएगा फूलों का अध्ययन कहेगा तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, और कीटों का अध्ययन कहेगा तो ये एंटोमोलॉजी हो जाएगा। और सब्जी के बारे में कहेगा अध्ययन तो ये हो जाएगा ओलरी कल्चर में सब्जियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इको मार्क जो है प्रतीत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो इको मार्क जो दिखता है इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका संबंध है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से इसका संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक जो है अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकृत जो है ऊर्जा का स्रोत कहेगा तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम जो है यानी नवीकरणीय जो अनवीकृत ऊर्जा में से यानी ये आता है। बाकी सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और बायोगैस ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
0 से 6 वर्ष की आयु के बालक यानी बाल जो है लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम है। बताना है 0 से 6 वर्ष की आयु में बाल जो है लिंगानुपात बिहार में किस जिले में सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। वैशाली में जो है सबसे कम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नीरज चोपड़ा जो इसका संबंध भाला फेंक से है, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, सही है। अवनी लखेरा जो इसका संबंध ही हो जाएगा पैरा निशानेबाजी से, इसका भी संबंध हो जाएगा, सही है ऑप्शन। और कृष्णा जो नागर है इसका संबंध पारा जो है बैडमिंटन से है, तो ये भी सही है। लेकिन जो है मित्राब गुहा जो है ये हॉकी खिलाड़ी नहीं है, ये हो जाएगा शतरंज का खिलाड़ी हो जाएगा। ये शतरंज का खिलाड़ी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है। यानी सामान्य दृष्टि के लिए, तो दृष्टि के लिए विटामिन ए की जरूरत होता है, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसी को तो रेटिनॉल कहा जाता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुगम्य भारत अभियान का संबंध जो है किससे है। जो सुगम्य भारत जो अभियान है इसका संबंध कहेगा तो हो जाएगा दिव्यांग जो है व्यक्तियों से इसका संबंध है। और इसकी शुरुआत जो है यानी 3 दिसंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो यूनेस्को की स्थापना ये बताना कब हुई है। तो इसकी स्थापना जो है 4 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। और ध्यान रखिएगा यूनेस्को का फुल फॉर्म कहेगा तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मुख्यालय जो है पेरिस के फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। तो विष्णुपद जो मंदिर है ये बिहार के किस जिला में है, तो ये हो जाएगा गया में जो है यानी स्थित है। और अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से यानी किसे जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो ये हो जाएगा धैर्य एवं दृढ़ता का जो है सबसे होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया। तो स्वर धरोहर आयोजन उत्सव का आयोजन जो है किया गया किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो ये हो जाएगा संस्कृत मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है। जो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति है इसका जो है यानी इसको स्थापित किया गया है तो कहाँ पे, तो ये हो जाएगा IIT खड़गपुर में जो है इसको स्थापित किया है। और ध्यान रखिएगा यानी IIT गुवाहाटी में कहेगा तो यहाँ पे जो है परम कामरूप जो स्थापित किया गया है। और IIT रुड़की के बारे में कहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा IIT परम जो है गंगा जो है यहाँ पे स्थापित किया गया है। और IIT गांधीनगर है यहाँ पे हो जाएगा परम अनंत IIT गांधीनगर में ये सुपर कंप्यूटर ये सब है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास यानी साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है। तो साइक्लोन 1 का शुभारंभ कहेगा तो कहाँ पे किया गया, तो ये हो जाएगा मिस्र में इसका शुभारंभ किया गया है। और अगला क्वेश्चन है पर्यटकों को प्रोत्साहित देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक प्रदर्शनी यानी फितूर किस देश में आयोजित किया गया। ये फितूर जो है इसका आयोजन किया गया तो कहाँ पे किया गया है, स्पेन में जो है इसका आयोजन किया गया था। जनवरी 2023 में जो है इसका आयोजन किया गया। और अगला क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। बताना इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो हो जाएगा इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, तो ये गलत हो जाएगा, बिहार का स्थान नहीं है। बाकी अंतिम में जो है यूपी का स्थान आता है। और बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का ये सही है। और इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा ये भी सही है। छोटे राज्य में सिक्किम जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान पे है, तो ये भी सही है। और अंतिम स्थान पे कहेगा तो यूपी हो जाएगा, बिहार नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व का 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत का जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण इसको जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये हो जाएगा इसको 36वां जो है स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है। बताना है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में कि इसमें है ये हो जाएगा कि अर्जेंटीना ने दूसरी बार खिताब जीता, ये गलत हो जाएगी, दूसरी बार नहीं ये तीसरी बार जो है अर्जेंटीना ने खिताब जीता है। और गोल्डन बूट जो पुरस्कार है ये दिया गया है यानी एम्बापे को दिया गया, ये सही है। और गोल्डन जो है बॉल का पुरस्कार लियोन मेसी को दिया गया, तो ये भी सही है। और अर्जेंटीना ने ये दूसरी बार नहीं तीसरी बार ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं
का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाले भारत का जो है पहला राज्य बन गया है। तो कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो पादप वर्ग का उभयचर कहेगा तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी जीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है क्या है? तो सभी जीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है कोशिका होता है। और ध्यान रखिएगा ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है, और नेफ्रॉन जो है ये वृक्क यानी किडनी का रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है ये अस्थि यानी बोन जो है तो बोन क्या है? ये एक प्रकार का संयोजी जो है उत्तक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है कि पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो पीत का जो निर्माण होता है तो ये हो जाएगा यानी यकृत में जो है इसका निर्माण होता है। और ध्यान रखिएगा यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है? तो मनुष्य का जो हृदय होता है किस झिल्ली से घिरा होता है? तो ये हो जाएगा पेरी जो है कार्डियम झिल्ली से मनुष्य का जो है हृदय घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो जो रेजिन है ये किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो ये हो जाएगा जो चीड़ है, इस चीड़ पौधे से जो है रेजिन जो है निकाला जाता है। और आगे बताना है निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि कहाँ यानी होता है? मास्टर ग्रंथि जो है यानी कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? तो पक्षी है और चमगादड़ है, इसका जो पंख है यानी किस अंग के उदाहरण है? तो ये हो जाएगा यानी और जो है समजात अंग के उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग किया गया है? तो भौतिक राशि की इकाई कौन है जिसमें समय का जो है 2 बार प्रयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा त्वरण। त्वरण में जो है समय का 2 बार प्रयोग किया गया है। त्वरण किसको कहते हैं? त्वरण कहते हैं समय के साथ जो है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बल के अचानक रुकने यानी बस जो है बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, तो इसका क्या कारण है? तो बस जो है अचानक रुकेगा तो यानी बस गति में, तो इसे जो है गति जड़त्व कहा जाता है। और याद रखिएगा जड़त्व 2 प्रकार का होता है, एक विराम जड़त्व एक गति जड़त्व। और ये जो है गति जड़त्व का उदाहरण है क्योंकि बस जो है गति में है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति कौन सी है? जो प्रत्यावर्ती धारा इसको कहा जाता है यानी एसी करंट, और ये दिष्ट धारा जो इसको कहा जाता है डीसी करंट। यानी एसी को डीसी में जो कौन बदलता है? तो ये हो जाएगा जो रेक्टिफायर होता है ये एसी को डीसी में बदलता है। और वही कहेगा डीसी को एसी में कौन बदलता है? तो ये हो जाएगा इन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी में बदलता है। और अगला क्वेश्चन है यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर जो है यानी वेग को दोगुना कर दिया जाएगा उसका गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि गति ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv², तो भी डबल कर दिया तो 4 गुना हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वे वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वे कहलाती है। जो प्रकाश उत्सर्जित करती है तो वे क्या हो जाएगा? उसको जो है यानी प्रदीप्ति कहते हैं यानी ल्यूमिनस जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है ये धनात्मक होती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस को जो है अभी जो सारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो दूरदृष्टि जो है को दूर करेंगे तो उसके लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर का कार्य क्या है? तो वोल्ट मीटर का कार्य बताना क्या है? तो इसका कार्य जो है यानी ये क्या करता है? विद्युत परिपथ में यानी किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। तो विद्युत परिपथ में जो 2 बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है उसी के द्वारा जो है वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और अगला क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का जो है सिद्धांत आधारित है, यानी विद्युत जनित्र जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे जो है विद्युत जनित्र यानी आधारित होता है। और अगला क्वेश्चन है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। जो गैस है ये द्रव में परिवर्तन होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा
संघनन जो इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल जो है कहलाता है। तो पदार्थ का जो कण है उसको एक साथ बांध कर रखने वाले बल को कहा जाता है अंतराण्विक जो है बल कहा जाता है। अगला है कि दो असमान धनात्व वाले जो है और मिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। जो असमान जो है धनत्व वाले और मिश्रणीय द्रव पदार्थ को जो है किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो ये हो जाएगा पृथक्करण जो है की विधि द्वारा इसे अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है। बताना है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है इसमें। तो देखिए लोहे पर जंग लगना ये तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा, और मोमबत्ती का जलना ये भी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा, लेकिन जल का जो है जमना ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि जब जम जाएगा बर्फ बन जाएगा तो उसको फिर से जो है पानी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अमोनिया जो है यानी NH3 में नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी है। तो नाइट्रोजन का संयुक्ता हो जाएगा तो N जो है यानी H3 है, तो ये जो है इधर का होता है, तो ये हो जाएगा इसका जो है 3 जो है इसका संयुक्ता हो जाएगा नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में नज़दीक कौन सा कक्ष होता है। परमाणु के नाभिक में जो नज़दीक कक्षा होता है, कक्षा इसका स्टार्ट होता है KLMNOPQ से होता है, तो K जो है सबसे नज़दीक में हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा किसी तत्व के परमाणु में कुल कहेगा कितना जो कक्षा होता है, तो 7 जो है कुल कक्षा होता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की यानी कढ़ाई को जो है जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है, तो उस पर जो है जस्ता की परत चढ़ाकर इसे जो है बचाया जा सकता है। आगे है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो कमरे के ताप पर ठोस होता है, तो बताइए कौन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यानी C10 यानी C20H42 ये जो है जिसको हम लोग कमरे के ताप पर ठोस जो है ये रहेगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 74 है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा जो है बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कहेगा कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा 74 का सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका अध्यक्ष थे। आगे है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए कहाँ पर जो है इन वकालत करने की मनाही है। तो जो भी उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा वो जो है कहाँ पे जो है यानी वकालत नहीं कर सकता है, वो किसी भी जो है भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। आगे है कि राज्य की जो है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो किया जाता है तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और आगे है कि निम्न में से यानी कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बताना है कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो जो कृषि है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और दंड विधि और शिक्षा विधि ये जो हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और रक्षा जो है ये हो जाएगा संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला कि अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष जो है राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। तो किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था, ये हो जाएगा 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय आयोग जो है बनाया गया था। आगे है कि सुरक्षा परिषद जो है का अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है ये 2 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है कि राज्यों के अधीन यानी क्या है। तो राज्य के अधीन बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। राज्य के अधीन जो है यानी आंतरिक एवं जो है बाह्य दोनों जो संप्रभुता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है। जो मताधिकार का जो अधिकार है ये हो जाएगा यानी वोट देने का अधिकार जो है ये हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो है यानी कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है। तो महिलाओं के लिए जो है नगर पालिका में कितनी सीटें आरक्षित होती है, तो 1/3 जो है सीटें आरक्षित होता है। और अगला क्वेश्चन है जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या जो है यानी पशु, यह जो है किसने कहा था। तो ये जो कथन था ये हो जाएगा अरस्तु का ये कथन था कि जो व्यक्ति स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है और या जो है पशु, ये कहा था अरस्तु के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है
कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। किसके द्वारा वास्तविक जीवन का आकलन किया जाता है? ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो मॉडल है ये हो जाएगा हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल था। और अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो एक विकल्प सही है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बताना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी तथा जो है यानी सरकार दोनों का सह-अस्तित्व होता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन है? तो धान के फसल के उत्पादन में कहेगा सबसे अग्रणी जिला कौन है? तो हो जाएगा रोहतास जो है सबसे अग्रणी जिला है। वही सबसे न्यूनतम कहेगा तो सिवान हो जाएगा। अगला है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो महाविस्फोट सिद्धांत जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से इसका संबंध हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा महाविस्फोट सिद्धांत जो है बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से अर्थात आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से इसका संबंध हो जाएगा। और आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र जो है शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? जो शक्ति भी दे सकता है और खाद दे सकता है तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा बायोगैस जो है संयंत्र जो है शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। और अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ये किसने कहा था? तो हो जाएगा आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। और ध्यान रखिएगा यानी उसने जो है यानी सिद्धांत दिया था, आर्य सिद्धांत दिया था, उसे जो है सूर्य सिद्धांत यानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, यानी दो व्यक्ति जो है एक दूसरे की बात चंद्रमा के धरातल पर नहीं सुन सकते। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जो है कौन सा जो है एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो एक समय की जो प्राकृतिक इकाई नहीं है तो कौन नहीं है? ये हो जाएगा मानक समय जो है ये प्राकृतिक इकाई नहीं है। बाकी उष्णकटिबंधीय वर्षा जो है और चंद्रमास भी वो प्राकृतिक इकाई है, और जो है दिवस यानी दिन जो है ये भी प्राकृतिक इकाई है, लेकिन मानक समय जो है स्टैंडर्ड टाइम जो है ये प्राकृतिक इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। तो सवाना जो घास है ये सबसे ज़्यादा इसका विस्तार कहेगा तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, और अफ्रीका में भी पूर्वी अफ्रीका यानी केनिया और तंजानिया देश में ज़्यादा जो है पाया जाता है सवाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से जो है कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। भारत जो के यानी सबसे बड़े जिला कौन हो जाएगा? ये कच्छ जो है ये सबसे बड़ा जो है यानी जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहेगा तो ये हो जाएगा वुलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये वुलर झील कहेगा तो ये कहाँ पे है? तो वुलर झील जो है यानी जम्मू कश्मीर में ये है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जो है जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? तो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए एक नई जो जनसंख्या नीति शुरुआत की है तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। और अगला बताना है अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल कौन सी नदी कहलाती है? तो ये दामोदर नदी जो है ये जैविक प्रदूषक वाली नदी कहलाती है। और आगे है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग जो शोध संस्थान है ये हो जाएगा नागपुर में ये है। और अगला क्वेश्चन है कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो किस बायोम में जो है यानी सबसे जो कम तापांतर पाया जाता है तो ये हो जाएगा सदाबहार वर्षा वन में सब तापांतर यानी तापांतर जो सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ जो है सालों भर जो है वर्षा होती रहती है। और आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जो विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन जो उत्सर्जक है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक कहेगा तो हो जाएगा चाइना जो है सबसे बड़ा जो है ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक हो जाएगा। तो यही 100 क्वेश्चन था और इसके